नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हुए यूएस मार्केट्स के बारे में। तो परसों परसों रात को रिजल्ट आए थे एनवीडिया के, राइट। एंड एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स के ऊपर पूरे एआई इंडस्ट्री की नज़र होती है, पूरे यूएस इकोनॉमी की नज़र होती है, कंसिडरिंग कि कितना एआई डिपेंडेंट अब उनका इकोनॉमी हो चुका है। तो एनवीडिया के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए, राइट। तब स्टॉक जो है वो परसों जब यूएस मार्केट्स खत्म हो रहे थे, बंद हो रहे थे, तभी भी ऊपर था एंड कल भी ऊपर रहा। एंड नॉट जस्ट एनवीडिया बट पूरा नैस्डैक, पूरा टेक सेक्टर उस वजह से एक ऑप्टिमिज्म में था। एनवीडिया के रिजल्ट्स नंबर्स तो अच्छे ही आए, उन्होंने गाइडेंस भी जो है अपना वो बढ़ा दिया था। तो इसी वजह से एक सर्ज यूएस स्टॉक मार्केट्स में कल दिखा, स्पेशली जब मार्केट्स ओपन हुए थे तब। डाउ एक पॉइंट पर 700 पॉइंट यानी 1.5% से ऊपर था। नैस्डैक वाज ओवर 4% अप व्हेन द मार्केट्स हैड ओपनड यस्टरडे। एनवीडिया के शेयर्स खुद 4% से ऊपर थे जब मार्केट्स ओपन हुए। एंड ऑब्वियसली मेन रीजन बीइंग दैट दे बीट द एक्सपेक्टेशंस जो ओवरऑल एनालिस्ट्स के थे। एक स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड Q4 रिजल्ट्स उनके ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो आए थे। उनके जो सीईओ है येंसन ह्वांग, उन्होंने कहा कि डिमांड जो है ब्लैकवेल चिप्स का वो ऑफ द चार्ट्स है, राइट। एंड उन्होंने ये क्लेम्स कंप्लीटली रिजेक्ट किए कि एआई एक बबल स्पेस में है। तो ओवरऑल एनालिस्ट्स वर सेइंग, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि जो एक बेयर थीसिस था कि एआई रिलेटेड जो थीम है वो वीक हो रही है, वो एटलीस्ट एनवीडिया के रिजल्ट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो कंप्लीटली नलीफाई हो गई है यहाँ पे। ऑफ कोर्स मार्जिन सॉलिड है, यहाँ पर डिमांड की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। चाइना रिलेटेड कंसर्न्स थोड़े से ओवरस्टेटेड है, ऐसा करंटली नज़र आ रहा है। अब जब एनवीडिया के रेवेन्यू में एक सेंटिमेंट बूस्ट हुआ तो वो अक्रॉस द एआई सिस्टम इकोसिस्टम बढ़ा। एएमडी के स्टॉक्स, ब्रॉडकॉम, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ईटॉन, ये सारे ही कंपनीज में एक मेजर गेन्स कल दिखाई दिए। यूएस जॉब्स का जो डेटा है उसने एक एडिशनल लिफ्ट दिया एंड अराउंड 1,19,000 जॉब्स जो है वो ऐड हुए इन सितंबर, विच ऑल्सो बीट द एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो जो एआई ट्रेड है वो काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। एआई रिलेटेड कंसर्न्स बहुत बढ़ गए थे एंड इसी वजह से काफ़ी मेजर ड्रॉडाउन्स नैस्डैक में देखे गए थे और कुछ मेन एआई स्टॉक्स में देखे गए थे। पर वो एटलीस्ट फॉर नाउ हैव रिबाउंडेड बाय क्वाइट अ बिट, राइट। इसके अलावा वॉलमार्ट के शेयर्स भी 6% जंप हुए बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स। सो ऑल दीज फैक्टर्स और बेसिकली द ड्राइवर्स बिहाइंड यूएस स्टॉक्स डूइंग वेल yesterday। द की टेक अवे हियर इज कि एनवीडिया के जो रिजल्ट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन चुके हैं अब टू ट्रैक एआई राइट नाउ, राइट। एंड ये जनरली मूड जो है वो डिसाइड करता है अबाउट हाउ द केस फॉर एआई इज लुकिंग, एंड दैट हैज बीन द केस फॉर द लास्ट 2-3 years एज वेल। एंड आगे भी ये रहेगा, ऐसा करंटली नजर आ रहा है बिकॉज मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड है, एआई पर ही उनका डिपेंडेंस ज़्यादा है। तो इनके नंबर्स में कभी अगर स्ट्रेस आया तो हो सकता है कि एआई के ऊपर जो एआई थीम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो तब शेक हो, लेकिन जब ये नंबर स्ट्रांग आएंगे तब एआई थीम ओवरऑल के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी कोर सेक्टर ग्रोथ नंबर्स की, जो एक 14 मंथ लो हिट कर गया है फॉर अक्टूबर 2025। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर ग्रोथ है दैट ड्रॉप टू 0% फॉर अक्टूबर 2025, जो लोएस्ट है इन 14 मंथ्स, कंपेयर टू 3.3% जो सितंबर में हमें दिखा था। जो ओवरऑल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ब्रॉड इंडस्ट्रियल स्लो डाउन अक्टूबर के मंथ में देखा गया है। तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिनका जिनका समावेश इसमें होता है वो इंक्लूड करते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो 40% ऑफ द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो फॉर्म करते हैं। तो स्टील प्रोडक्शन बढ़ गया है बाय 6.7% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और सीमेंट का जो आउटपुट है दैट इंक्रीज बाय 5.3%। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 7.4% से ग्रो हुआ। तो डिक्लाइन कहाँ हुआ? डिक्लाइन हुआ है कोल प्रोडक्शन में मेनली, विच हैड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 8.5%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी 7.6% से गिर गया, राइट। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स है वो फ्लैटिश आए हैं बाकी सेक्टर्स के लिए। एंड सितंबर का जो कोर ग्रोथ है वो रिवाइज हुआ था अपवर्ड फ्रॉम 3.3% फ्रॉम 3%। अब उसके कंपैरिजन में अक्टूबर के नंबर्स काफ़ी बुरे नजर आ रहे हैं, राइट। 0% का ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। सो द क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर द अक्टूबर मंथ स्टैंड्स एट 2.5%, जो थोड़ा सा हायर है कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर। सो द टेक अवे हियर इज एक फ्लैट कोर सेक्टर जो है वो सिग्नल करता है कि
एक रिस्क बढ़ेगी ऑफ ब्रॉडर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन। हालांकि ये सिर्फ एक मंथ का डेटा है, तो इसको हमें थोड़ा विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, बट अगर ये ब्रॉडर लेवल का डेटा अगर ऐसे ही स्लो डाउन दिखाता है तो वो एक मेजर सिग्नल हो सकता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, लाइक आरबीआई, कि उनको एक टारगेटेड स्टिमुलस शायद देना पड़ जाए, एंड मे बी आगे रेट कट्स जो है वो भी उनको करने पड़े। बट लाइक आई सेड, ये सिर्फ एक मंथ का डेटा है। अगर ये लॉन्गर पीरियड में रहता है देन दैट कुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के पाम ऑयल के इंपोर्ट्स के बारे में, जो रिबाउंड हो गए यानी वापस बढ़ गए हैं टू अ 5 ईयर आफ्टर अ 5 ईयर लो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। तो इंडिया जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स करता है वो अब एक्सपेक्टेड है कि 20% से बढ़ जाएंगे फॉर FY 26 मार्केटिंग ईयर बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड रिकवरिंग मार्केट शेयर। तो जो सर्ज इन डिमांड दिख रहा है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर दैट इज इंडिया, दैट विल लाइकली रिड्यूस। तो स्टॉक्स जो है इन मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारे कंट्रीज जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उनके स्टॉक्स इससे कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अ लार्ज इंपोर्ट दैट इज डिमांडेड बाय इंडिया। तो पाम ऑयल के प्राइसेस में ये इंक्रीज क्यों आ रहा है, ये डिमांड बढ़ने की खबरें क्यों आ रही है? बिकॉज इनके प्राइसेस घट गए हैं, राइट? प्राइसेस रिसेंटली घट गए हैं एंड इससे एक मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हो गए हैं उनके कंपेयर टू अदर ऑयल्स, राइट? इंडिया के जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स है दे आर प्रोजेक्टेड टू राइज टू 9.3 मिलियन टन्स इन 25-26, which was 7.58 million tons in the last year, जो लोएस्ट था इन 5 years, राइट? पिछले साल में इंपोर्ट्स 15.9% से गिरे क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, एंड उसका जो एक राइवल है, प्रीमियम राइवल, विच इज सोय ऑयल, तो उसके प्राइसेस के कंपैरिजन में पाम ऑयल ज़्यादा महंगा हो गया था, राइट? पाम ऑयल करंटली इज प्राइस्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड $1,000 पर टन compared to soy oil, and over $200 per ton compared to sunflower oil, right? Soy oil के जो imports है, they're expected to slightly surpass the last year's record of 5.47 million tons. But overall, India का जो total edible oil import है, that may reach 16.5 to 17 million tons this year compared to around 16 million tons in the previous year. The key takeaway here is कि cheaper palm oil अगर आता है compared to सोय ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, तो ये सजेस्ट कर सकता है एफएमसीजी जो कंपनीज है इंडिया की, जिनके लिए पाम ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, तो उनके मार्जिन्स हो सकता है थोड़े से बढ़ जाए, राइट? क्योंकि लाइक आई सेड, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, रॉ मटेरियल इनपुट है। ऑफ कोर्स तुरंत प्राइस, जो जनरली प्राइस जब रॉ मटेरियल की गिरती है तो वो जनरली पास ऑन नहीं होती कस्टमर्स को, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंपनीज यूज करती है अपने मार्जिन जो है वो शोर अप करने के लिए, हो सकता है हमें ये ट्रेंड अगले क्वार्टर में देखने मिले। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया सोलर मॉड्यूल सेक्टर। तो इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल्स का सेक्टर है उसमें एक मेजर शेकअप आ सकता है बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी। इसके बारे में बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी जब मैंने न्यूज़ का जो वीडियो है वो किया था, बट अब इसका एक डेटा बैक्ड एनालिसिस इकरा, जो एक क्रेडिट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अगले 3 से 5 सालों में कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, ऐसा इकरा का कहना है, बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, जिससे स्मॉलर फर्म्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो रिसेंटली अप्रूव हुए हैं 110 गीगावाट्स ऑफ मॉड्यूल कैपेसिटी, बट उसमें से सिर्फ 70 to 75% ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? सो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है दैट में राइज टू 165 गीगावाट्स, while annual solar installations are projected at only 45 to 50 gigawatts, जो significant over capacity जो है की और करंटली जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं, राइट? बायफेशियल मॉड्यूल्स आए हैं जो सनलाइट कैप्चर करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर गवर्नमेंट खुद ये मैंडेट देगी कि ऐसे ही नए टेक्नोलॉजीज का यूज हो। इससे ये होगा कि स्मॉलर फर्म्स जो है दे माइट गो आउट ऑफ बिजनेस हियर। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है दैट रिक्वायर्स लार्जर स्केल एंड डीप वर्टिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरह से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का पुश रहेगा कि सेल मेकर्स को बैकवर्ड इंटीग्रेट करने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चाइनीज डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो वेफर्स बनाना, सिलिकॉन वेफर्स बनाना, उनके इनगॉट्स बनाना, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि इंडिया इसका भी इंडिजिनस पुश करे, यानी ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बनाओ। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड अगर आप रहोगे तो ही आपको जो सोलर मॉड्यूल्स है वो बनाने की अनुमति होगी। ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा स्टांस ले, क्योंकि
ऑफ कोर्स इंडिया को भी चाइनीज रिलायंस जो है वो कट करना है, तो इससे इन्वेस्टिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, एंड मे बी इससे सिर्फ बड़े फर्म्स जो है वो बिजनेस में टिके रहेंगे। ग्लोबल ओवर सप्लाई एंड चाइना का जो डोमिनेंस है इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये मॉडल के प्राइसेस को लोअर एंड लोअर ड्राइव किए करते जा रहा है, जिससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस जो है वो और भी बढ़ गया है। सो द की टेक अवे हियर इज कि फर्म्स जो ओल्डर टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है या फिर ऑपरेटिंग ओनली मॉड्यूल असेंबली, तो वो हो सकता है आने वाले सालों में दे विल हैव टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट्स, एंड जिनके पास इंटीग्रेटेड कैपेसिटीज होगी अक्रॉस सेल्स, वेफर्स एंड इनगॉट्स, वो कंपनीज बेटर पोजिशनड है फॉर लॉन्ग टर्म गेन इन द सोलर सेक्टर। नेक्स्ट स्टॉक वाइज न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी टीपीजी, जो एक प्राइवेट इक्विटी का बहुत बड़ा नाम है। टीपीजी ने अग्री किया है टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन टीसीएस डेटा सेंटर बिजनेस। तो टीसीएस डेटा सेंटर बिजनेस में एंट्री लेने वाला है, ये उन्होंने अपने रिजल्ट्स के समय अनाउंस किया था। तो $1 बिलियन से टीपीजी की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी, एंड ये जो जॉइंट वेंचर होगा फॉर द डेटा सेंटर, उसमें 49% स्टेक जो है वो टीपीजी का होगा, 51% स्टेक टीसीएस का होगा। एंड टीसीएस का ये नया डेटा सेंटर का सब्सिडरी है जिसका नाम है हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर। तो टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय टीसीएस एंड टीपीजी इन द वेंचर इज अराउंड 18,000 crores ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर जो है वो लास्ट मंथ ही क्रिएट हुआ था एज पार्ट ऑफ टीसीएस प्लान टू बिल्ड 1 GW ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी बाय 2031, राइट। तो टीसीएस अपनी फर्स्ट फैसिलिटी डेवलप कर रहा है जो 120 मेगावाट डेटा सेंटर होगा इन नवी मुंबई, जो एक्सपेक्टेड है टू बी ऑपरेशनल इन 18 मंथ्स। इससे पहले टीपीजी ने टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, राइट। सब द मोस्ट फेमस बीइंग $1 बिलियन जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे इन टाटा मोटर्स ईवी यूनिट इन 2021। तो ये सेकंड डील है टीपीजी का विद अ टाटा ग्रुप कंपनी। ये सेकंड मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फॉर टाटा ग्रुप्स न्यू एज बिजनेस दिस ईयर, राइट। सो टीसीएस क्वाइटली उन्होंने अपने डेटा सेंटर के प्लान्स रिवील किए थे उनके एनालिस्ट कॉल में, जब उन्होंने पिछले महीने में रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तब उन्होंने बताया था कि वो $6.5 बिलियन का केपेक्स करेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, राइट। तो टीसीएस के काफ़ी बड़े प्लान्स हैं यहाँ पर डेटा सेंटर थीम में। वो जो है वो एम कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन अक्रॉस द एंटायर एआई स्टैक, राइट, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू एडवांस एप्लीकेशंस, एंड टू बिकम द लार्जेस्ट एआई लेड टेक सर्विसेज कंपनी इन इंडिया। मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि डेटा सेंटर वेंचर जो है वो उनके करंट आईटी बिजनेस से लेस प्रॉफिटेबल होगा। व्हाई? बिकॉज डेटा सेंटर का जो बिजनेस है वो काफ़ी असेट हैवी इन नेचर है, तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वहाँ पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना टीसीएस को अपने आईटी बिजनेस में मिल रहा है, राइट। सो इंडिया का जो डेटा सेंटर सेक्टर है वो मेनली एक्सपांड कर रहा है बिकॉज ऑफ 5G एडॉप्शन, क्लाउड ग्रोथ, रेगुलेटरी डेटा लोकलाइजेशन एंड एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस। इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है completely for the country, that is expected to grow from 1.03 gigawatts in 2023 to 3 gigawatts in 2030. The key takeaway here is कि TCS का जो aggressive AI infrastructure push है, ये हो सकता है कंपनी के मार्जिन्स को डाइल्यूट करे इन द नियर टर्म, बट अगर ये थीम में कंपनी रियली बिकम सक्सेसफुल with good partnerships and good investment, so that could be a very big capital driver for the company in the upcoming years. Mahindra Group is aiming for a 8-fold increase in auto sector revenue for this entire decade. So 2020 के numbers को अगर हम compare करें तो महिंद्रा का जो aim है वो है कि 2030 के end तक 2020 के कंपैरिजन में 8-fold इंक्रीज हो जाए इन ऑटो सेक्टर नंबर्स, ऐसा उन्होंने अपने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कल बताया। FY25 में उनके टोटल रेवेन्यू इन दी ऑटो सेक्टर वाज अराउंड 90,000 crores, राइट, जो 3.2 टाइम्स हायर है कंपेयर टू FY20। सो जो उनका टारगेट है 8 टाइम्स का, उसमें से 3.2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है उनका एज ऑफ नाउ। तो अभी भी काफ़ी बड़े एम्स इनके हैं टू अचीव दिस टारगेट। तो कंपनी एम कर रहा है टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एसयूवी ब्रांड बाय लेवरेजिंग इट्स एसयूवी लाइनअप, जो करंटली 70% ऑफ इंडियाज पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो है वो एड्रेस कर रहा है विद इन एसयूवीज। महिंद्रा का ये भी प्लान है कि वो ग्लोबली भी एक्सपांड करे, स्पेशली राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स में जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स लाइक यूरोप, वहाँ पर भी उनके प्लान्स करंटली जारी है। ग्रुप का प्लान है कि मैसिव स्केल अप कर सके वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, एंड एम कर रहे हैं टू बिकम द फर्स्ट इंडियाज नंबर 1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मेकर विथ 1 million EVs ऑन द रोड बाय 2030। उनका ये भी प्लान है कि इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का भी एक्सपोर्ट करे टू 10 ग्लोबल मार्केट्स। द टेक अवे हियर इज कि महिंद्रा के जो एम्बिशियस ईवी एंड ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस सिग्नल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन रिस्क ये अभी भी हाई रहेगी,
क्योंकि मैनेजमेंट जनरली जब ऐसी बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें अनाउंस कर देती है तो उन पर वो प्रेशर बना रहेगा टू एग्जीक्यूट, अदरवाइज द स्टॉक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। सो जब आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तब वैल्यूएशंस मार्केट सेट कर देता है, एंड अगर आप वो फॉलो ना करो तो हो सकता है कि शेयर होल्डर्स विल हैव टू बेयर द ब्रंट देयर। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जोमैटो एंड स्विगी। तो एक मेजर शिफ्ट में अब जोमैटो इज गोइंग टू शेयर कस्टमर डेटा विथ द रेस्टोरेंट्स, दैट इज देयर रेस्टोरेंट पार्टनर्स। एक्सपेक्टेड है कि स्विगी भी ये जो मूव है वो फॉलो करेगा। तो जोमैटो ने एक पायलट नया फीचर स्टार्ट किया है जहां पर वो कस्टमर्स को वॉलंटरीली अपना फोन नंबर शेयर करने का ऑप्शन दे रहे हैं विथ रेस्टोरेंट्स, ताकि रेस्टोरेंट जो है वो अपना मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ कर सके। अभी करंटली सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि रेस्टोरेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कस्टमर डेटा नहीं होता कि जो कस्टमर ने उनके रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है थ्रू जोमैटो, उनका नंबर या फिर उन्होंने पास्ट में जो ऑर्डर किया है इसका कोई हिस्ट्री जोमैटो जो है वो प्रोवाइड नहीं करता उनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स को। तो वो अब चेंज होगा, इसी का नया एक पायलट फीचर वो करंटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो फीचर है दैट इज ऑप्ट इन ओनली, एंड इसमें सिर्फ फोन नंबर शेयर होगा एंड नो अदर यूजर डेटा, एज पर जोमैटोज फूड डिलीवरी सीईओ। ये मूव ऐसे समय पर आ रहा है जब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का बहुत बड़ा प्रेशर था ऑन स्विगी एंड जोमैटो एंड अदर फूड डिलीवरी एप्स की। उनका ये कहना था कि आप कस्टमर डेटा को मास्क नहीं कर सकते एंड रेस्टोरेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम डायरेक्टली बिल्डिंग अ कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है हमेशा, जैसे कि जोमैटोस या फिर फूड डिलीवरी एप्स एंड रेस्टोरेंट का है। ऑफ कोर्स जो कमीशंस जोमैटो चार्ज करता है फ्रॉम दी रेस्टोरेंट्स वो अब ऐसे लेवल पर है कि हो सकता है कि रेस्टोरेंट्स के पास थोड़ा बार्गेनिंग पावर आ गया है कि आप हमसे इतने पैसे चार्ज कर रहे हो तो हमको एटलीस्ट ये तो दे दो। वही चीज़ें वो एक एसोसिएशन NRAI के थ्रू करवाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स ने एक्सेस डिमांड किया है ऑफ बेसिक कस्टमर इन्फॉर्मेशन टू रन लॉयल्टी प्रोग्राम्स, रीमार्केट कैंपेन, एंड जो विजिबिलिटी है उनकी इनटू देयर कस्टमर बेस वो इंप्रूव की जा सके। NRAI का एक सिमिलर डिस्कशन स्विगी के साथ भी करंटली जारी है एंड हो सकता है कि स्विगी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस सूट। जो पायलट फीचर है दैट इज रोलिंग आउट फॉर स्विगी एंड जोमैटो दैट विल रिमेन अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय CCI फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो इसके रिलेटेड एक केस CCI के साथ ऑलरेडी जारी है जोमैटो और स्विगी का, जहां पर एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कस्टमर डेटा ये रेस्टोरेंट्स के एसोसिएशन का कहना था, जो स्विगी और जोमैटो जो है वो करंटली नहीं दे रहा है। तो जो की टेक अवे हियर है वो यही है कि जोमैटो का जो ऑप्ट इन डेटा शेयरिंग मोड है ये NRAI के थोड़े टेंशन जो है वो शायद इरेज कर देगा, एंड हो सकता है इसमें एक बिजनेस एंगल से जो जोमेटो या फिर स्विगी देख रहा है वो ये शायद देख रहे हैं कि कस्टमर स्टिकीनेस, अब जोमेटो के लिए कस्टमर मेनली उनके रेस्टोरेंट्स है, राइट, क्योंकि वहां से आने वाले कमीशंस ही उनके बिजनेस का मेन रेवेन्यू है। तो ये जो टेंशन्स है ये अगर कम हो जाए तो पार्टनर की जो स्टिकीनेस है, यानी किसी भी रेस्टोरेंट पार्टनर का जोमेटो या स्विगी के साथ स्टिक होना, वो शायद इंप्रूव हो जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द यूजर ट्रस्ट। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम पिछले कुछ वीडियोस से कुछ कंट्रीज की बात कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमी एक बहुत ही अलग ढंग से फंक्शन करती है, राइट। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं नॉर्वे के बारे में। अब नॉर्वे एक अलग कंट्री क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जिसको बहुत ज्यादा मैसिव रेवेन्यूज ऑयल से मिलते हैं, राइट। ये बहुत बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट नॉर्वे इज एक्चुअली वेरी वेरी रिच इन ऑयल रिसोर्सेस। बट द फनी थिंग इज कि वो ऑलमोस्ट कुछ भी उस ऑयल रेवेन्यू का स्पेंड नहीं करते, राइट। इट इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट गॉट रिच फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल, एंड दे हैव नॉट फॉलन विक्टिम टू द रिसोर्स कर्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कंट्रीज क्या है कि जब उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है एक किसी नेचुरल रिसोर्स पर लाइक ऑयल, तो दे एंड अप ओवर स्पेंडिंग, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ऑयल से पैसा कमा रही है, लेकिन वो सारा पैसा जो है वो नॉर्वे के बाहर इन्वेस्ट कर रही है। कैसे? नॉर्वे का बहुत फेमस सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $1.6 ट्रिलियन है राइट नाउ, राइट, विच इज वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और ये जो पैसा है वो नॉर्वे का जो सॉवरेन फंड है वो 10,000 प्लस ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एंड नॉट जस्ट इन फैक्ट दे डोंट स्पेंड और दे डोंट इन्वेस्ट दिस मनी इन नॉर्वेज डोमेस्टिक इकोनॉमी एट ऑल। वो नॉर्वे के बाहर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी इस सॉवरेन फंड का पार्ट है, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो है ना वो वहां पर एक रूल रखा है कि वो सिर्फ 3% ऑफ द ऑयल मनी, जो वो ऑयल से पैसा कमाते हैं, उसका सिर्फ 3% जो है वो स्पेंड किया जाएगा।
और बाकी सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। इससे हिस्टोरिकली उनका ये कहना है कि इससे इन्फ्लेशन भी प्रिवेंट होता है एंड पॉलिटिकल मिसयूज जो है इस पैसे का वो भी प्रिवेंट होता है। तो इसलिए हो ये रहा है कि डिस्पाइट ऑयल वेल्थ, नॉर्वे की जो कंट्री है दैट हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैक्स रेट्स। तो सिटीजन्स को वो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि पैसा जो ऑयल से आने वाला है वो तो वो स्पेंड कर ही नहीं रहे, राइट, वो सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट नो रिसोर्स रिच कंट्री जो है वो कभी भी ऐसा करती नहीं है, वो उस पैसे का यूज़ करती है। एंड हमेशा उससे होता ही है कि जो कंट्री है वो उस साइकिल को जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। जैसे ऑयल के प्राइसेस मूव होंगे वैसे ही कंट्री के फॉर्च्यून्स भी वोलेटाइल रहेंगे। तो नॉर्वे के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब जो सॉवरेन वेल्थ फंड है नॉर्वे का वो अब इतना लार्ज है कि जो पैसा वो उस इन्वेस्टमेंट से कमा पा रहे हैं दैट इज मच मोर देन द ऑयल रेवेन्यू दैट दे आर अर्निंग, राइट। सो द एनुअल रिटर्न्स दे ऑफन एक्सीड द ऑयल रेवेन्यू विच इज अ वेरी क्रेजी इन्वर्जन, राइट। सो आई थॉट कि ये जो स्टोरी है अबाउट नॉर्वे एंड हाउ देयर इकोनॉमी फंक्शंस, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इस पे बहुत सारे वीडियोस भी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अबाउट नॉर्वेज इकोनॉमिक्स एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो सम क्रेजी फैक्ट्स अबाउट हाउ देयर कंट्री इज बेसिकली फंक्शनिंग। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investor.in को विजिट करना मत भूलिए। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो हमारे प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेंगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।